नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 98 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 98 को। यह हमारी 24 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ना जारी रखेंगे। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्य शैली में लिखा गया पाठ है और यहाँ पे कटाक्ष किया गया उन लोगों के ऊपर जो पश्चिमी शैली, जो वेस्टर्न कल्चर है उसके हिमायती हैं और भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति को कम आंकते हैं। इस पाठ का एक गद्यांश, एक अंश यहाँ पर दिया गया जिसको हमें पढ़ना है, समझना है और इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के प्रश्न जिनको हमें हल करना है। तो उसको समझने से पहले थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पाठ की पूरी कहानी को समझें। तो ये जो कहानी है, ये जो पाठ है, ये उस समय का है जब रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर, भारत के भ्रमण पर आने वाली थी। तो जब भारत के भ्रमण पर रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो भारतीय अखबारों में खूब खबरें प्रकाशित की जाती थी, परोसी जाती थी और उसमें वो सब खबरें होती थी जो लंदन में तैयारियां हो रही थी उनसे संबंधित होती थी कि क्या तैयारियां हो रही है, कौन कौन साथ आ रहा है, रानी क्या पहनने वाली है। यानी कि खूब मिर्च मसाला लगा करके खबरों को परोसा जा रहा था। और वैसा ही उत्साह भारतीय जनता में भी देखने को मिल रहा था क्योंकि वो भी इंतजार करते थे कि कब कौन सी खबर निकल के आए। अब क्योंकि रानी साहिबा है वो दिल्ली आने वाली थी तो यहाँ पे दिल्ली में भी खूब जोरों शोरों से तैयारियां की जाती है। इमारतों को लीपा पोता जाता है, सजाया जाता है, साफ सफाई अभियान चलाया जाता है, सड़कों को चमकाया जाता है। लेकिन तभी एक समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या ये होती है कि इंडिया गेट के आसपास जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी। अब उसी मूर्ति का नाक गायब हो जाता है, नाक टूट जाता है। अब समस्या खड़ी हो गई कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है और जॉर्ज पंचम की मूर्ति का ही अगर नाक टूटा हुआ मिलता है तो देश की नाक कट जाएगी, ऐसा भारतीय नेताओं को लगता है। तो इसके लिए मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि उस नाक को दोबारा लगाया जाएगा। अब उसके लिए मूर्तिकार को बुलाया जाता है। एक मूर्तिकार है, वो आते हैं और वो मूर्ति का मुआयना करते हैं। उनको अच्छी खासे ऑफर किया जाता है कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ आपको मिलेगा जो चाहिए। तब मूर्तिकार है वो मूर्ति का मुआयना करता है और उसके बाद वो अपना निर्णय सुनाता है कि मुझे इसी पत्थर को ढूंढने के लिए पूरे देश में जाना पड़ेगा। अब भारत भ्रमण की उनकी एक योजना तैयार हो जाती है। वो देश के हर एक कोने में जाते हैं, लौट के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो पत्थर नहीं मिल पाता जिस पत्थर से वो मूर्ति तैयार की जाती है। अब आगे क्या होता है, आगे की कहानी इस गद्यांश में देखिए। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। हालांकि एक बार तो मूर्तिकार ने ना बोल दी थी कि भाई मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मूर्ति का नाक गायब है और वो पत्थर मुझे नहीं मिला। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। उसे कहा गया कि कुछ और पैसे मिलेंगे, जुगाड़ कर दो। अब यानी मूर्तिकार था वो हार मानने वाला कलाकार नहीं था क्योंकि उसे पैसे मिल रहे थे, दाम मिल रहा था। तो एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर से बंद हुए क्योंकि उसने पहले भी यही कहा था कि वहां पर कोई नहीं होना चाहिए, कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तो इस बार फिर से कमेटी आई और दरवाजे एक बार फिर से बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। यानी कि उन्होंने सुझाव दिया कि नाक वैसे तो नहीं मिलेगी लेकिन 40 करोड़ भारतीय लोग हैं, किसी की भी नाक काट लेंगे और काट करके वो लगा देंगे। तो ये एक तरीके से सुझाव होता है मूर्तिकार की तरफ से उस कमेटी के सामने। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया था क्योंकि बड़ी अजीब सा सुझाव था कि कैसे एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटी जाए और वो भी एक मूर्ति के लिए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देख करके मूर्तिकार कुछ अचकचाया और फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इसकी इजाज़त दे दीजिए। नाक मैं चुन लूँगा, लगा भी मैं दूंगा। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई कि इजाज़त है, आप लगाइए। क्योंकि देश के नाक का सवाल था और क्योंकि रानी एलिजाबेथ देश में आने वाली थी तो इसलिए उनको परमिशन, इजाज़त दे दी जाती है कि आप कोई भी नाक ले आइए जो इस नाक के ऊपर फिट बैठे और उसको आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे अखबारों में जब नाक लगाने की बात हुई, यानी कि ये जो खबर बाहर निकलती है, तो अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसके नाक लग रही। यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके इस खबर को इस बार नहीं दिखाया गया था। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की जाती है मूर्ति के चारों तरफ। मूर्ति के आसपास का जो तालाब है उस तालाब को सुखाकर साफ किया गया और उसकी रवाब जो थी वो निकाली गई
ताज़ा पानी उसमें डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूख न पाए, यानी नमी वहां पर बरकरार रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि नाक कौन सी लगने वाली है, जब ये सब तैयारियां भीतर भीतर ही चल रही थी, यानी कि किसी को कानो कान खबर नहीं थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, क्योंकि नाक वो कहाँ से लेके आए, किसकी नाक काटे वो। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। पैसा चाहिए था, पैसे से लाचार था और उसको मदद दे भी दी गई, क्योंकि ये देश का मसला लग रहा था उस वक्त नेताओं को। लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, ये हिदायत दी जाती है मूर्तिकार को, और मूर्तिकार कहता है कि टेंशन मत लो, चिंता नहीं करनी है, मेरे ऊपर छोड़िए, नाक मैं लगाऊंगा, बस आप पैसा देते रहिए। और वो दिन आ गया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई थी। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। यानी उस खबर को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। जिंदा नाक लगाई गई है यानी कि वो असली नाक जैसी है, यानी ये नहीं कहा गया कि वो नाक असली ही है, ये कहा गया कि वो पत्थर जैसी नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा की भी खबर नहीं थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर जो स्वागत समारोह होना था, जिस दिन रानी एलिजाबेथ आने वाली थी, तो उसकी भी कोई खबर नहीं थी। किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, और वो भी बुद्ध के लिए, और कट गई थी पूरे हिंदुस्तान की नाक। क्योंकि एक बुद्ध के लिए जब एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटी गई थी, तो इसका सीधा सा मतलब था पूरे देश की नाक कट गई थी। इसीलिए अखबार उस दिन मौन थे, इसलिए अखबार वाले शर्मिंदा थे और उन्होंने उस खबर को बढ़ा चढ़ा करके प्रकाशित नहीं किया था। तो ये था हमारा अंश आज की इस वर्कशीट का। अब इसी पर आधारित रहेंगे हमारे आज के कुछ आसान से प्रश्न। इन प्रश्नों को हमें हल करना है। 4 हमारे प्रश्न रहेंगे, 5वां प्रश्न हमारी गतिविधि रहेगा। तो पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किया, ये हमें बताना है। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए उसने एक सारी सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया था, हालांकि वो पत्थर नहीं मिल पाया। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया कि नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई थी, यह हमें बताना है। तो नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती मूर्ति की सुरक्षा के लिए की गई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि नाक, जो असली नाक है, वो सूख ना जाए। तो ये सारी तैयारियां की गई थी नाक लगाने से पहले। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया, यह हमें बताना है। तो अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो लाट है उस पर नाक लग गई है, यानी कि उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताया था। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न है। चौथा प्रश्न दिया गया, यह आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी, यह हमें बताना है। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन पत्रकारों को शायद अपनी बड़ी भूल का एहसास हो गया था। उस दिन केवल एक गुमनाम आदमी की नाक नहीं कटी थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नाक कट गई थी। इसलिए उस दिन श्रम से अखबार वाले चुप थे, शर्मिंदा थे। 5वां जो प्रश्न दिया गया वो हमारी गतिविधि रहेगा कि यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर चोट की गई है, कुछ कथनों के द्वारा करारी चोट की गई है, जिसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। इस पाठ में प्रयुक्त इसी प्रकार के कुछ कथन और भी हैं, उनको ढूंढ करके हमें लिखना है। तो काफ़ी सारे कथन दिए गए, तो हम सबको तो नहीं लिखने वाले, लेकिन कुछ कथनों को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे पहला रहेगा कि सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। उस सत्र पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से। तो इसी प्रकार के ये कथन है जिनसे करारी चोट की गई या कटाक्ष किया गया उस समय की व्यवस्था पर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो
ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।